हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, उसकी पार्ट फर्स्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड गाइस, उसकी जो यूनिट है, यूनिट 7 का जो अबुल फजल राजशाही से रिलेटेड अपनी जो यूनिट है 7th, उसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 के पार्ट सेकंड के बारे में, क्योंकि अबुल फजल के ना जीवन परिचय के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है, अबुल फजल के राज्य, राजा एवं राज्य सत्ता से रिलेटेड जो विचार थे, वो मतलब कि राज्य के बारे में, राजा के बारे में और राज्य सत्ता के बारे में। ठीक है, क्या सोचते थे इसके बारे में हमें बताना है, अबुल फजल की थॉट्स। ठीक है, अबुल फजल की क्या थॉट्स थी राज्य, राजा और राज सत्ता को लेकर, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और सिंपल ही क्वेश्चन है एंड इस वीडियो के थ्रू आपकी जो यूनिट 7 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अबुल फजल, जिसको हम फजल भी कह सकते हैं, केंद्रीकृत प्रशासन के पक्षधर थे। देखो मैं आपको बताते जाऊँगा, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है तो मैं आपको इजी करते करते बताते जाऊँगा। ठीक है, फजल केंद्रीकृत मतलब ऐसी सत्ता चाहते थे, मतलब पूरे देश के अंदर एक ही सत्ता हो। ठीक है, विकेंद्रीकरण ना हो, मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि राज्य में नहीं होनी चाहिए शासन। ठीक है, मतलब इस राज्य में कोई और शासन कर रहा है, दूसरे राज्य में कोई और शासन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फजल केंद्रीकृत प्रशासन के पक्षधर थे, मतलब उसके पक्ष में थे कि शासन कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, वो केंद्रीकृत मतलब पूरे भारत के अंदर अगर शासन है तो एक ही राजा का होना चाहिए। ठीक है, वे राजा से यही अपेक्षा करते थे, मतलब ये उम्मीद करते थे कि वे राज्य के कार्य में सक्रिय रूप से रुचि ले, मतलब राज्य के कार्य में जितनी भी जो भी कार्य है ना उसमें ना रुचि ले। ठीक है, इंटरेस्ट ले और उसको जनता के भले को सर्वोपरि रखे, मतलब जनता का हित जो है, मतलब जनता का भला, उसको सबसे ऊपर रखे। ठीक है, क्योंकि राजा का कर्तव्य यही होता है कि व्यक्ति जो भी पड़ जाए उसकी सुरक्षा करना या रक्षा करना, और अधिकारियों और साथ ही साथ कर्मचारियों पर निगरानी रखे, मतलब जिन भी अधिकारियों को राजा नियुक्त करता है, ठीक है, या शासक नियुक्त करता है, कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उन पर निगरानी रखे और सभी प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करे। ठीक है, मतलब उसे खुद ही नियंत्रण मतलब कंट्रोल बना के रखना चाहिए सभी चीज़ों पर। ठीक है, जो प्रशासन से संबंधित है, ताकि कोई गलत काम ना हो। ठीक है, तो आगे बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों में पद सोपान अवश्य होता है, लेकिन राजा को प्रत्येक से मतलब हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क ही होना चाहिए। मतलब राजा को ना हर किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल कांटेक्ट उसका होना चाहिए, जैसे कि मनसबदार, नाजिम, सूबेदार, परगना और अधिकारी, जागीरदार, काजी एवं अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल भी जरूरी है। मतलब जो भी व्यक्ति या फिर जो भी अधिकारी कौन नियुक्त करता है, राजा नियुक्त करता है, तो वो कोई ना कोई कार्य करते हैं और उनको कभी ना कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके बीच में तालमेल होना ज़रूरी है। इन अधिकारियों के निजी जीवन और उनकी अन्य प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए ये आवश्यक था कि राजा मेलों, बाजारों और भोजों का आयोजन कराए, ताकि प्रजा और अधिकारियों की प्रतिक्रिया का पता चल सके और जनता के संपर्क राज्य की भलाई के लिए सहायक होता है। मतलब जनता से ना संपर्क होना चाहिए राजा का, और यही सबसे बड़ी मतलब कि भलाई का कार्य होगा राजा के लिए। ठीक है, और सबसे बढ़िया कार्य भी होगा। अब इसके बाद बात करें तो सिंपल सा टॉपिक है अपना, इसमें ना बरनी जो आपकी इससे पहले वाली यूनिट है 60 यूनिट है शायद, उसमें भी बरनी के बारे में बताया गया, तो उससे थोड़ी सी तुलना करेंगे हम इस वाली जो मतलब आपको जो इंटरफेस दिख रहा है वाले पेज पे। ठीक है, अब्बुल फजल ने समाज को 4 भागों में बांटा। ठीक है, जैसे कि पहले भी हिंदू समाज है उसको 4 भागों में बांटा गया, तो ऐसे ही ना अब्बुल फजल ने समाज को 4 भागों में बांट दिया। प्रथम में सबसे ऊपर किसका स्थान होगा, शासकों और योद्धाओं का, मतलब राजाओं का और सेनापति का जो होगा वो स्थान होगा, सेनाओं का। दूसरा जो स्थान है विद्वानों और दार्शनिक एवं लेखकों का होगा, क्योंकि दार्शनिक ज्ञानी होते हैं और विद्वान वो भी एक तरीके से ज्ञानी है, लेखक क्योंकि वो लिखते हैं, तो इनका स्थान होगा दूसरे स्थान पर। ठीक है,
समाज के अंदर। तीसरा स्थान हुआ व्यापारियों का और कलाकारों का, ठीक है। कलाकारों का तीसरा स्थान है और व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं, ठीक है। व्यापारी जो होते हैं वो राजा को हमेशा कर देते थे क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं वही, ठीक है। और अंतिम स्थान जो होगा वो होगा कृषक एवं श्रमिकों का, मतलब ऐसे लोग जो खेती करते हैं और दूसरा मजदूरी करते हैं, उनका स्थान सबसे लास्ट में दिया गया। समाज के इस विभाजन की हिंदू वर्ण व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। जैसे कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में भी 4 वर्ण थे, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में थे और वैदिक काल में भी थे, ठीक है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस था, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और ऐसी अबुल फजल ने भी समाज को 4 भागों में बांटा, ठीक है, वो भी थे, लेकिन सबसे ऊपर इन्होंने किसको रखा, राजाओं को और सैनिकों को रखा। लेकिन हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया था ब्राह्मणों को, ठीक है। देखो, हिंदू वर्ण व्यवस्था में जहाँ ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान है, वहाँ फजल के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसमें क्षत्रियों को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, ठीक है। बस इतना आपको करना, बाकी जो प्लेटो द्वारा व्यवस्थित हिंदू वर्ण व्यवस्था के से ज़्यादा मिलती जुलती है, ये वाला नहीं लिखना, आपको इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबुल फजल की सबसे बड़ी विशेषता उनके धर्मनिरपेक्ष और समन्वयवादी चिंतन में है। देखो, अबुल फजल की एक विशेषता यह है कि वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं थे, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते थे, ठीक है, मतलब किसी भी धर्म के साथ मिले जुले नहीं थे। समन्वयवादी मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धर्म से उनका मेल मिलाव नहीं था। बर्नी की तरह वह इस्लामिक राज्य की बात नहीं करते, ठीक है, वो ना ही राज्य का कार्य गैर मुसलमान का बलात् धर्म परिवर्तन बताते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताते वो, जैसा कि बर्नी ने बताया था। वह न्याय की स्थापना के लिए परंपरागत विधि पर बल देते हैं, मतलब जो विधि पहले से चली आ रही है उस पर ही बल देते हैं न्याय की स्थापना के लिए, क्योंकि राजा का कार्य हमेशा न्याय करना भी होता है, क्योंकि वही उसका ही निर्णय क्या होता था, अंतिम होता था। जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्य, ठीक है, राज्य समाज के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, मतलब राजा जो है वो, मतलब कि राजा को ना समाज के जो भी मामले, मतलब सामाजिक मामलों में ना ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। दखल देना जरूरी है लेकिन ज़्यादा दखल देना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता और सौहार्द बना रहे, मतलब समाज को ना ऐसा कुछ निर्माण भी करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए जिसमें ना समाज के अंदर रहने वाले लोग और धर्म के बीच ना, धर्म के तौर पे और सामाजिक तौर पर ना लोगों में भाईचारा बना रहे, ठीक है। एक तरीके से अच्छे संबंध होने चाहिए समाज के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में, ठीक है। ऐसा किसका मानना है, अबुल फजल का मानना है। यहाँ वह राज्य का सकारात्मक सहयोग चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि समाज क्या रहे, सहयोग, मतलब समाज ना बिल्कुल बढ़िया रहे, एक तरीके से वो समाज के पक्ष में थे और राजा के ऊपर कई प्रकार के अंकुश भी लगाए जा सकते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है अबुल फजल का। अबुल फजल जो थे वो राजा को ईश्वर की रोशनी मानते हैं, मतलब ईश्वर की एक तरीके से ईश्वर ही है, ठीक है, और उसको रोशनी भी मानते हैं, और इसलिए वह केवल ईश्वरीय कानून की परिधि में ही आबंद है, मानवीय कानून से वह ऊपर है, ठीक है, मतलब मानव के द्वारा जो बनाए गए कानून है उससे वो बहुत ऊपर है। फजल का मानना यह है कि जब ईश्वर किसी पर अपनी कृपा की बौछार करता है तो उसे संप्रभुता प्रदान करता है और उसके साथ ही उसे बुद्धि, धैर्य, दूरदर्शिता तथा न्यायप्रियता भी देता है ताकि वह जनता के भले में कार्य करे और परिचित मित्रों, मतलब जिनको वो जानता है, और अजनबियों जिनको वो नहीं जानते, उनके बीच संतुलन स्थापित कर सके, उनके साथ एक सा ही बर्ताव करे, ठीक है, चाहे वो अजनबी हो या परिचित हो, उनके साथ एक जैसा बर्ताव करे ताकि ये ना लगे कि उसमें प्रतिशोध की भावना और पूर्व आग्रह है, मतलब ये ना लगे कि उसमें वो उसके साथ एक क्रोधित है और साथ ही साथ वो प्रतिशोध की भावना चाहता है, ऐसा ना करे। अब इसके बाद बात करते हैं कि अबुल फजल की, जो अबुल फजल है उनकी कट्टर मुस्लिम, मतलब ऐसे मुस्लिम जो कट्टर हैं और उनके समुदाय ने कड़ी आलोचना की, मतलब अबुल फजल की ना कट्टर मुस्लिम समुदाय ने बहुत ज़्यादा आलोचना की और उन्हें क्या क्या बताया वो देखो। नास्तिक बताया क्योंकि वो धर्म के पक्ष में नहीं थे, किसी भी धर्म को मतलब पक्ष में नहीं थे एक तरीके से किसी भी धर्म के। नास्तिक बताया और अधार्मिक बताया कि वो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, और मुस्लिम विरोधी तक कहा, मतलब वो कहते थे कि मुस्लिम के ये क्या है, विरोधी है। उसके कई समकालिक लोगों ने, मतलब उस समय के लोगों ने क्या करा, उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की, ठीक है, मतलब उसकी कई शब्दों में ना बुराई भी की थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। खान ए आज़म ने तो यहाँ तक
यह तक कह दिया कि फजल ने पैगंबर के विरुद्ध ही बगावत कर दी। मतलब जो फजल थे ना, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद जो थे उनके विरुद्ध बगावत की थी, ऐसा भी कहा था लोगों ने। ठीक है, उनके बारे में जहांगीर ने भी इस बात का समर्थन किया है कि और यही एक बड़ा कारण रहा हो। ठीक है, मतलब जहांगीर ने भी इस बात का समर्थन किया, तो हो सकता है कि ये बड़ा कारण बन गया हो, क्योंकि अब उस समय का राजा जो था वो भी उनके पक्ष में नहीं था, उस जिसकी वजह से उसके इशारे पर फजल की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। जहांगीर ने कहा और उसके इशारे पर फजल की हत्या कर दी। इसके बारे में कहा गया कि वह अग्नि पूजक हिंदू है। ठीक है, फजल ने स्वयं आईन अकबरी में अपने विरोधियों द्वारा उनकी की गई भत्सना का वर्णन भी किया है। ठीक है, मतलब बुराई जो की थी और उसको किस तरह से जलील किया था उसके बारे में बताया। लेकिन फजल बड़े साहस और निर्भीकृत, मतलब बिना डरे और बड़े साहस वाले उसके साथ अपने विचारों पर डटे रहे। मतलब वो डरते नहीं थे और उनके अंदर साहस था, और उसी के ऊपर वो डटे रहे कि नहीं, मैं तो लिखूँगा। ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ वैसा ही करता रहूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ और पुरातन पंथियों और परंपरावादियों की आलोचना करते रहे। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो पुरानी परंपरा को मानते जाते हैं और गलत भी करते जाते हैं, उनकी आलोचना भी करते रहे। फजल ने बताया कि जो चीज़, ठीक है, विवेक सम्मत नहीं है उसको स्वीकार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, कालांतर में पुस्तकों में लिखी बात पुरानी पड़ जाती है, और इसलिए उन्हें स्वीकार करने से पहले उन पर विचार करना जरूरी है। लेकिन फिर भी वह स्वयं धार्मिक पुरुष थे। ठीक है, लेकिन धर्म को उन्होंने कभी भी कट्टरपन और संकीर्णता से नहीं जोड़ा। मतलब वो किसी भी धर्म को मानते तो थे, लेकिन वो कट्टर नहीं बन जाते थे। मतलब उसी धर्म के बारे में अगर कुछ भी बुरा सुन लिया या किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो ऐसे वो नहीं थे। ठीक है, वो एक तरह से धर्म से जुड़े तो थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं मानते थे। एक तरीके से ना सभी धर्म के पक्ष में थे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे ज़्यादा। ठीक है, किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले जाए। ठीक है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। विवेक और तर्क का कहीं धर्म से विरोध नहीं है। ये बात थी अब्बुल फजल से रिलेटेड। एंड गाइस, यही अपनी जो है अब्बुल फजल की लास्ट यूनिट, अब्बुल फजल की जो 7th यूनिट के अंदर आती है बातें, वो थी। एंड इसी के साथ अपनी जो यूनिट 7 था वो कंप्लीट हो जाती है। एंड अगर अब्बुल फजल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको यही लिख कर आनी है, और सबसे पहले आपको जीवन परिचय के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जीवन परिचय के बाद ही आपको ये बातें लिखनी है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।